फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए एक दूसरा वीडियो लेके आ गया हूं। और इस वीडियो में हम लोग पीछे के वीडियोस में जो हम लोगों ने वॉल्यूम सेकंड स्टार्ट किया था प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का, ये उसी का जो है सो दूसरा वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4, 5 और 6 तीन प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। और अगर इसके पीछे की वीडियोज़ को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी जो है आपका हेल्पफुल होने वाला है आने वाले CBT2 एग्ज़ाम के लिए, आपका ग्रुप डी के लिए, SSC GD वगैरह। मतलब एक तरह से देखेंगे तो जो भी एग्ज़ाम आपका TCS कंडक्ट कराएगी या जो भी आपके TCS एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह आपका वीडियो सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यह जो वॉल्यूम सेकेंड है यह मुख्य रूप से TCS के द्वारा जो भी स्टैटिक प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, ना ही सिर्फ वो रेलवे का एग्ज़ाम होगा, वो SSC हो या फिर जो भी एग्ज़ाम TCS कंडक्ट करवाती है, सभी में जितने भी प्रश्न स्टैटिक जीके के हैं सबों का ये कंपाइलेशन वीडियो सीरीज आप सबों के समक्ष रख रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखेंगे। तो पहला जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ठीक है। चौथा प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। देखते हैं पहला नंबर प्रश्न है कि किस टीम ने रणजीत ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है। देखिए, रणजीत ट्रॉफी तो कंफ्यूज नहीं होना, ये रणजी ट्रॉफी ही है, ठीक है। जिसको हम लोग आम भाषा में रणजी ट्रॉफी बोलते हैं, उसका पूरा नाम रणजीत ट्रॉफी ही होता है, ठीक है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे रणजीत सिंह, उन्हीं के नाम पे जो है सो आपका देखेंगे तो यह ट्रॉफी रखा गया है। तो रणजी ट्रॉफी जो है सो सबसे अधिकतम बार किसने जीता है, कौन सी टीम ने, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे अधिकतम बार रणजी ट्रॉफी जो है सो मुंबई ने जीता है, ठीक है। मुंबई की टीम ने सबसे अधिकतम बार रणजी ट्रॉफी जीता है, कुल 41 बार, ठीक है। कुल 41 टाइटल, मतलब कुल 41 बार जो है सो मुंबई ने रणजी ट्रॉफी का खिताब हासिल किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ था। पूछा जा रहा है कि मतलब पृथ्वी पे जो है सो मानव जीवन से पहले आप सबको को पता हो कि जीवन जो है सो समुद्र में शुरू हुआ था। तो वहाँ पे जो है सो जीवन की शुरुआत आज से कितने वर्ष पहले हुई थी, तो उसके बारे में बताना है। तो देखेंगे तो करीब करीब 3.5 बिलियन वर्ष पहले, ठीक है। 3.5 बिलियन वर्ष पहले जो है सो पृथ्वी पे मतलब समुद्रों में जीवन शुरू हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो देखिए, भारत में अगर पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है यह आपका रूस के संविधान से लिया गया, ठीक है। किससे, रूस के संविधान से यह अवधारणा लिया गया है। और पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे तो आपका 1951 से लेके 1956 तक जो है सो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था और नेहरू जी के समय में यह आपका स्टार्ट हुआ था। और देखेंगे तो यह पूछा जाता है कई बार प्रश्न की पंचवर्षीय योजना जो थी यह किस मॉडल पर आधारित है। तो यह जो है सो आपका हैराड, ठीक है, हैरियाड डोमर मॉडल, ठीक है, हैरियाड डोमर मॉडल पर आधारित है। हैरियाड डोमर मॉडल पर आधारित है। और यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हैरियाड डोमर मॉडल पर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था। तो देखिए, काफ़ी आसान है, देख लेंगे। तो पहला जो मुगल सम्राट था बाबर कहाँ से भारत आया था, तो परगना से, ठीक है, फरगना से जो है सो बाबर भारत में आए थे। कब, तो 1526, एक तरह समझ सकते हैं 1526 से लेके 1530 तक इनका जो है सो शासनकाल चला था। और जब भारत में आए थे उस वक्त जो है सो लोधी वंश के लास्ट डायनेस्टी कह सकते हैं, और साथ में दिल्ली सल्तनत के भी लास्ट किंग थे वह, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी था आपका लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी के लास्ट किंग थे आपके कौन, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के साथ जो है सो इनकी युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध जो जाना जाता है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे इब्राहिम लोधी हारते हैं, बाबर की जीत होती है और वहीं पे मुगल साम्राज्य का नींव जो है सो भारत में रखा जाता है। तो 1526 में जो है सो यह आए थे और 1530 तक इनका शासन चला था। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको आपका अरुणाचल प्रदेश में या फिर तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको सांगपो बोलते हैं, ठीक है। और जब यह नदी बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में जो है इसे जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब गंगा जो है, देखिए इसका भी एक आपको बता देते हैं, यहाँ से जो है आपकी गंगा जो है सो बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो जैसे ही वेस्ट बंगाल को छोड़ते हुए
गंगा नदी जब जाती है आपकी बांग्लादेश में इंटर होती है तो इसका नाम जो है सो पद्मा रखा जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्रा जो इधर से आपकी आती है तो इसका जो है सो नाम रखा गया है, ब्रह्मपुत्रा इंडिया में है। ठीक है, और जो आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है उसमें सांगपो बोलते हैं। और जब यह नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना का नाम दिया जाता है। और जब ये दोनों जलधारा जो है सो आपस में मिलती है तो इसकी जो संयुक्त जलधारा है जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसको मेघना बोलते हैं। ठीक है, इसको मेघना का नाम दिया जाता है। तो ये था एक छोटा सा यहाँ पे आपका जो डिस्क्राइब करने योग्य लगा तो मैंने बताया। बाकी आपका बांग्लादेश में क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को? तो जमुना बोलते हैं, और गंगा को जो है सो पद्मा बोलते हैं। ठीक है, और मेघना, यही दोनों जब जलधारा संयुक्त रूप से एक होती है तो उसको मेघना का नाम दिया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? तो नालियाँ या मोरी जो होती है, मतलब जो पानी के निकासी के साथ पानी के निकासी का जो आपका जगह होता है उसको साफ करने में किसका उपयोग होता है? तो उसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर की अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो अनखिले पुष्पों का जो संरक्षण है यह आपका किसके द्वारा किया जाता है? तो पुष्प की पत्ती कोष के द्वारा। ठीक है, पुष्प की पत्ती कोष के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। देख लेंगे पुंकेसर के बारे में। तो पुंकेसर क्या होता है? यह आपका नर फूल का जो है सो प्रजनन अंग होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग भारत में किस राज्य में स्थित है? देखिए सबसे पहले तो ज्योतिर्लिंग देख लेते हैं। देखिए ज्योतिर्लिंग जो होता है इसके बारे में मतलब देखेंगे तो आपका ग्रंथों में यह मान्यता है कि यह उस प्रकार के लिंग होते हैं जो कि आपके खुद बोला जाता है कि शिव जी के द्वारा खुद इनकी स्थापना की गई थी। और ज्योतिर्लिंग के बारे में देखेंगे तो भारत में जो है सो कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और पूछा जा रहा है प्रश्न में कि सबसे जो है सो आपका दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो सबसे जो दक्षिण में स्थित ज्योतिर्लिंग है वो है आपका तमिलनाडु राज्य में, जो कि आप लोग को पता होगा रामेश्वरम मंदिर। ठीक है, रामेश्वरम यही जो है सो आपका सबसे दक्षिण में स्थित ज्योतिर्लिंग है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हो जाएगा। किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। आगे बढ़ेंगे 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो 9वां नंबर प्रश्न है महाराष्ट्र में, क्या प्रश्न है कि महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला, ठीक है जाने गलत है यहाँ पे, मनाए जाने वाले नव वर्ष को किस नाम से जानते हैं? देखिए महाराष्ट्र में जो हिंदुओं के द्वारा नव वर्ष मनाते हैं उसे एक पर्व के त्यौहार में मनाते हैं और उस पर्व को हम लोग गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तो गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा जो है आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। साथ में अगर बिशु की बात करेंगे तो बिशु जो है यह आपका देखेंगे तो बेसिकली केरल में, ठीक है केरल राज्य में जो है सो आपका विशु त्यौहार मनाया जाता है। उगादी की बात करेंगे तो उगादी जो है आपका कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में जो है यह आपका उगादी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? तो एक आपका कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में जो है यह त्यौहार मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है कौन सी पार्टी है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है उसका चुनाव चिन्ह है आपका हथौड़ा और हंसिया। ठीक है, इस तरह का आपका चुनाव चिन्ह होता है। ये इस टाइप का हंसिया होता है और इसमें जो है सो आपका ऐसे हथौड़ा बना होता है। ठीक है, और रेड कलर का ही होता है, ये इस टाइप से आपका होता है, ये हंसिया होता है और इसमें जो है सो ऐसे हथौड़ा बना होता है। तो ये आपका किस पार्टी का है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह है। क्या होता है? हथौड़ा और हंसिया। साथ में झाड़ू किसका जो है सो चुनाव चिन्ह है? तो आम आदमी पार्टी का, दिल्ली वाली पार्टी अरविंद केजरीवाल की। कमल बीजेपी का आपका चुनाव। और यहाँ देख लेंगे तीसरा कौन सा है? हाथी। तो हाथी ये किसकी पार्टी हो जाएगी? तो यह जो है सो आपका किसका है? तो यह आपका बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि मायावती की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जानी जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, साथ में अगर कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखेंगे तो अगर ये जो आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाला, तो ये है आपका CPI। ठीक है, क्या हो जाएगा? CPIM। ठीक है, ब्रैकेट में एम होता है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ठीक है, तो ये इसका चुनाव चिन्ह हो गया हथौड़ा और हंसिया। और अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना जो है सो आपका 1964 में हुआ था। ठीक है, 1964 में जो है सो इसका स्थापना हुआ था। और एक जो मुख्य कम्युनिस्ट पार्टी है जिसमें कि आपके कन्हैया कुमार जी से जुड़े हुए हैं CPI,
ठीक है, CPI, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में। एक और आपकी CPI पार्टी होती है CPI-ML। ठीक है, CPI और ब्रैकेट में ML। तो देखेंगे तो कम्युनिस्ट की भी बहुत सारी पार्टियां हैं। एक इंटरव्यू में देख रहा था ललन टॉप पे, तो उसमें कन्हैया कुमार बता रहे थे कि CPI जब 1925 में बना था, उससे लेके 1925 से लेके अभी तक जो है सो करीब बता रहे थे कि 70 पार्टियों में जो है सो टूट चुकी है, अलग अलग क्षेत्रीय दल के रूप में जो है सो यह वर्क कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? ठीक है, तो कौन सी फसल जो है काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो वह फसल आपका कौन सा हो जाएगा? कपास। कपास के बारे में देखेंगे तो मुख्य रूप से जो है आपके काली मिट्टी में ही उगाई जाती है। और जो क्षेत्र हो जाएगा वह आपका कौन सा हो जाएगा? काली मिट्टी का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो मुख्य रूप से जो है सो आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक वाला क्षेत्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र आता है, गुजरात के भी कुछ क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र आते हैं जो कि काली मिट्टी जहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे तो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? देखिए, पंडवानी जो है यह आपका छत्तीसगढ़ से, ठीक है, किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और पंडवानी की एक लोक गायिका है जिनका क्या नाम है? तीजन बाई। तीजन बाई अभी हाल ही में जो है सो खूब चर्चा में रही थी, तीजन बाई। तो पूछा जा सकता है कि तीजन बाई किस शैली से संबंधित है? तो पंडवानी लोक गायन शैली से संबंधित है। और कहाँ पे यह गाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 13वां नंबर की तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल होता है? ठीक है, किसमें? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मतलब LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में बोला जा रहा है। तो इसमें क्या शामिल होता है? तो इसमें जो है सो आपका शामिल होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है वर्ष 1920 में, ठीक है, वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो वर्ष 1920 में जो अखबार का क्या नाम था? तो मूक नायक। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 15वां नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो देखिए, एशिया में पूछा जा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड में नहीं। तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, देख लेते हैं। अगर एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पूछेगा ना, तो तीसरा जो सर्वाधिक जनसंख्या हो जाएगा वो है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। और अगर देखेंगे पहला, तो आप सबको पता होगा कि चाइना। ठीक है, चाइना जो है सो एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। दूसरे नंबर पे अपना इंडिया आता है। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे पे आपका इंडोनेशिया आता है। चौथे पे अपना बगल वाला कंट्री पाकिस्तान। और पाँचवें पे भी अपने बगल वाला कंट्री बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 5 कंट्री हैं एशिया की जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है। कौन कौन सी? फर्स्ट पे चाइना है, दूसरे पे आपका इंडिया है, तीसरे पे इंडोनेशिया है, चौथे पे पाकिस्तान है, पाँचवें पे बांग्लादेश है। तो जो भी आपसे पूछा जाए तो उस हिसाब से आप लोग आंसर कर सकते हैं। प्रश्न में तो यहाँ पे तीसरा पूछा गया, तो इससे राइट आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। साथ ही दोस्तों PDF के लिए आप लोग बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था अभी वाले वीडियो में कि सर PDF कहाँ पे अवेलेबल होगा। तो PDF के लिए आप लोग को करना क्या है कि बस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम पेज से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको रेगुलर फ्री PDF आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ में वहाँ पे PDF का जो आंसर होता है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न जो है वह है 16वां नंबर की किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ था? तो ठीक है, पोलियो के टीके का जो विकास हुआ था किस आविष्कार के कारण हुआ था? किसके द्वारा किया गया था, यह पूछा जाना चाहिए। थोड़ा सा गलत पूछा गया कि किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास। पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है, ठीक है, बदल नहीं दिया, शायद मे भी मिसप्रिंट हो चुका है। तो यह पूछा जा रहा है कि पोलियो के टीके का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है सो ठीक है, जोनास ई साल्क के द्वारा, जोन्स ई साल्क के द्वारा जो है सो इसका विकास किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है भारत के संविधान, ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली की बात करेंगे तो वह आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 55। ठीक है, अनुच्छेद 55 जो है यह आपका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और 52 जो है सो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित होता है। साथ ही 61 की बात करेंगे तो 61 जो है सो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित आपका अनुच्छेद है। और अनुच्छेद अगर 65 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 65 आपका किससे संबंधित हो जाता है? तो ये जो है सो वाइस
प्रेसिडेंट का जो एक समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट के रूप में जो कार्यकाल होता है प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में, वह जो है सो आपका 65 से संबंधित है। और पूछा जा रहा है राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, तो वह आपका 55 में है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला है 18वां नंबर प्रश्न है कि क्वार्टर्ज, ठीक है, क्वार्टर्ज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए क्वार्टर्ज के अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा SiO2, ठीक है, क्या हो जाएगा SiO2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका 19वां नंबर प्रश्न कि द रिलेक्टेंट, ठीक है, द रिलेक्टेंट फैमिली मैन सीबा एन एवरीडे लाइफ, ठीक है, सीबा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे नीलिमा चितगोपेकर, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो नीलिमा चितगोपेकर हो जाएंगे। बुक का क्या नाम है, द रिलेक्टेंट फैमिली मैन सीबा इन एवरीडे लाइफ। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका 20वां नंबर कि दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1907 में जो आपका सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो उसकी अध्यक्षता आपका किया गया था श्री अरबिंदो के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, श्री अरबिंदो के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए लोकसभा में अगर अधिकतम सदस्य की बात करेंगे तो अधिकतम सदस्य आपके हो जाएंगे 552, ठीक है, अधिकतम सदस्य कितने हो जाएंगे, तो 552 सदस्य हो जाएंगे अधिकतम। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार विस्तार से, इसको तोड़ के समझ लेते हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा याद करना। देखिए सबसे पहले तो बात करेंगे लोकसभा में, तो 530 सदस्य जो होते हैं लोकसभा में वो राज्यों से चुन के आते हैं, ठीक है, किसी भी राज्य से जो आपके लोकसभा के सदस्य जाते हैं डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के, तो उनकी संख्या होती है 530। अधिकतम 530 सदस्य जो है सो राज्यों से चुन के आ सकते हैं, ठीक है। और 20 सदस्य जो होते हैं यूनियन टेरिटरी से आते हैं, ठीक है, जो कि संघ शासित क्षेत्र होता है, जैसे अंडमान निकोबार है आपका, लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है, ठीक है, या फिर अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है, तो वो भी अब ऐड होने वाला है। तो 530 राज्यों से 20 आपके यूनियन टेरिटरी से, तो इस तरह से आपके 550 हो जाते हैं। और 2 सदस्य के बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, आप लोग को जैसे पता भी होगा कि राष्ट्रपति 2 सदस्य को लोकसभा में मनोनीत करते हैं, ठीक है, किस समुदाय से, तो आंग्ला भारतीय समुदाय से। राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे तो कुल 14 सदस्य को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्य को राज्यसभा में, ठीक है, और 2 सदस्य को लोकसभा में जो कि आंग्ला भारतीय समुदाय से होते हैं। तो इस तरह से आपके कुल 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में, अधिकतम संख्या, ठीक है, ये है आपका अधिकतम संख्या। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सबों की तरफ से एक छोटा सा प्यार मोटिवेशन मुझे भी मिले, जिससे मैं भी जो है सो वीडियो बनाने में काफ़ी ऊर्जावान रहूं आप सबों के प्रति। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो देखिए कनाडा के अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, द ऑर्डर ऑफ मेरिट बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका तीसरा नंबर प्रश्न है कि प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए प्रसार भारती जो है इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना किया गया था 1997 में, ठीक है, कब किया गया था, 1997 में इसका स्थापना किया गया था। एक चीज़ और यहाँ से देख लीजिए, 1997 में आपका एक क्वेटा प्रोटोकॉल भी आया था, ठीक है, क्वेटो प्रोटोकॉल या क्वेटा प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन को लेके आपका प्रोटोकॉल था और जो कि एक छोटा सा मीटिंग था जिसको क्वेटा प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। कब यह हस्ताक्षरित हुआ था, तो 1997 में भी प्रश्न में पूछा गया प्रसार भारती को लेके। तो प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो देखिए प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति जो होता है आपका अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत जो है सो आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी अगर अनुच्छेद 76 देखेंगे तो ये भी काफ़ी अनुच्छेद जो है सो इंपॉर्टेंट है, भारत के महान्यायवादी को लेके है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेके है। और अगर देखेंगे अनुच्छेद 155 तो ये किस चीज़ से संबंधित है, तो राज्यों में राज्यपाल से लेके, ठीक है, राज्यों में राज्यपाल को लेके जो है यह आपका अनुच्छेद है। अनुच्छेद 155 क्या होता है, तो राज्यों में एक राज्यपाल होगा, यह आपका अनुच्छेद 155 कहता है। और प्रश्न में पूछा गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो अनुच्छेद 75। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है, ठीक है, तो कौन सी नदी जो है जो आपके 10 देशों से होकर बहती है, तो वह नदी आपकी हो जाएगी डेनेव्यू, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, डेनेव्यू नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, और यूरोप में बहने वाली ये नदी है,
तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि पैराओलंपिक स्वर्ण, ठीक है, पैराओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए पैराओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, कौन हो जाएंगे, मरियप्पन थंगावेलु हो जाएंगे। और इन्हें देखेंगे तो मरियप्पन थंगावेलु को अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, ठीक है, देश में का जो है सो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है कौन सा, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1991-92 में इसका स्थापना किया गया था और जीतने वाले को 25 लाख रुपए की राशि, ठीक है, जीतने वाले को 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। और अभी हाल ही में जो है सो आपका मरियप्पन थंगावेलु को मिला था, रोहित शर्मा जी को मिला था, हॉकी से संबंधित आपकी रानी रामपाल, तो उन्हें भी जो है सो आपका दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। प्रश्न में पूछा गया पैराओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पैराओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे मरियप्पन थंगावेलु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर कि किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव मिला है। तो देखिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का जो गौरव है यह प्राप्त है आपको मोरारजी देसाई को, ठीक है, किन्हें, तो मोरारजी देसाई को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका 8वां नंबर कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए बंगाल का जो विभाजन हुआ था सबों को पता है 1905 में, ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो वर्ष 1905 में जो है सो बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के बारे में देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन का जो है सो कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा था भारत में, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। कई बार यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बागुरुम्बा, ठीक है, बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो बागुरुम्बा की बात करेंगे तो बागुरुम्बा जो है यह आपकी बोडो जनजाति का, ठीक है, बोडो जनजाति का जो है सो पारंपरिक लोक नृत्य है। बोडो जनजाति के बारे में देखेंगे तो यह आपका मुख्य रूप से असम में निवास करती है, ठीक है, और वहीं की जनजाति भी है, ठीक है। बोडो जनजाति जो है सो आपकी असम की ही जनजाति। अभी बोडो लैंड को लेके आपका जो है सो थोड़ा सा डिस्प्यूट भी चल रहा था, तो आपका वही बोडो जो आपकी जो जनजाति है उन्हीं लोग जो है सो एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे जो कि बोडोलैंड के नाम से जानी जानी थी, लेकिन ऐसा कुछ अभी फिलहाल इसके बारे में नहीं है। तो आपका पूछा जा रहा है प्रश्न में बागुरुम्बा तो किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो बोडो जनजाति का। मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है, तो असम में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर, ठीक है, बिल या मांद में रहता है। काफ़ी आसान है, देख लेते हैं। कछुआ तो बिल या मांद में नहीं रहता है, ना ही मगरमच्छ, ना ही ऑक्टोपस, ठीक है। तीनों के बारे में देखेंगे तो तीनों आपका पानी में रहने वाले आपके जानवर है। खरगोश जो है सो ये आपका मांद में या बिल में रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर कि विश्व में, ठीक है, विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखिए विश्व में सबसे अधिक अगर साक्षरता दर वाले देश की बात करेंगे तो वह देश है आपका रूस, ठीक है। कौन सा देश हो जाएगा, रूस हो जाएगा। कैपिटल इसका क्या है, तो कैपिटल इसका है मॉस्को, ठीक है, इसका कैपिटल हो जाएगा मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं रूबल, ठीक है। रूस की करेंसी क्या होती है, रूबल होती है रूस की करेंसी। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला देश भी है। साथ में अगर भारत में देखेंगे तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य हो जाएगा आपका केरल और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य हो जाएगा अपना बिहार, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका कि पुस्तक द इंडिया, ठीक है, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है। तो यह जो पुस्तक है आपकी द पुस्तक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इस पुस्तक के आपके लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी, ठीक है। कौन हो जाएंगे, तो महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। देखिए पानी में जो विटामिन घुलनशील होता है वह विटामिन है आपका विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों विटामिन जो है यह आपके पानी में घुलनशील है। बाकी जो आपका विटामिन है ए हो गया, ठीक है, ए के बाद जो है सो आपका डी हो गया, उसके बाद आपका के हो गया और ई हो गया। ये चारों विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं, तो ए, डी, ई और के। और पानी में घुलनशील कौन कौन से हो जाएंगे, तो बी और सी। तो प्रश्न में पूछा गया पानी में घुलनशील, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका विटामिन सी है। अगर विटामिन बी भी हो तो उसको भी आप लोग पिक कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि सीवी रमन के योगदान को,
ठीक है, सीवी रमन के योगदान को स्मरण योत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए सीवी रमन जी के योगदान के लिए जो है सो उनके जन्म दिवस को हम लोग जो है सो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? तो 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। साथ ही सीवी रमन के बारे में देखेंगे तो 1930 में जो है सो इनको आपका फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। ठीक है, 1930 में फिजिक्स का नोबेल दिया गया था और 1954 में इन्हें पहली बार जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। किन्हें मिला था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सीवी रमन को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका 15वां नंबर की 1916 के लखनऊ समझौते का महत्वपूर्ण विशेषता परिणाम क्या था? देखिए 1916 का जो आपका लखनऊ समझौता था इसका मुख्य रूप से क्या परिणाम था? तो इसने कांग्रेस के, ठीक है, उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया था। ठीक है, मतलब कांग्रेस जो आपका 2 विचारधाराओं में बट गया था, एक आपका उदारवादी और दूसरा कट्टरपंथी, तो इन दोनों का जो है सो फिर से एक जगह पे जो है सो मेल हुआ था। किस समझौता में? तो 1916 के लखनऊ समझौता में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, देखेंगे, पूछा जा रहा है कि चिराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो चिराव के बारे में देखेंगे तो चिराव जो है यह आपका हो जाएगा मिजोरम का। ठीक है, मिजोरम का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका 17वां नंबर प्रश्न है कि डैश को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। सुसाइड बैग मतलब आत्महत्या की थैली। तो किसे बोला जाता है? तो लाइसोसोम्स को आपका आत्महत्या की थैली बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है? तो पृथ्वी के वातावरण को मतलब यथास्थान बनाए रखने में कौन सहायता करता है? तो वह करता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो देखिए दीनदयाल बंदरगाह जो है वह आपका कांडला पोर्ट का, ठीक है, कांडला बंदरगाह जो है सो उसका नाम बदल के आपका क्या रखा गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। और कांडला बंदरगाह की बात करें तो किस राज्य में हो जाएगा? तो यह बंदरगाह आपका गुजरात में है। ठीक है, और इसे ज्वारीय बंदरगाह के रूप में भी हम लोग जानते हैं। साथ ही तूतीकोरिन के बारे में देखेंगे तो यह आप बंदरगाह किस राज्य में है? तो यह आपका तमिलनाडु में पड़ता है। मुमरू की बात करेंगे तो यह आपका गोवा में है। और कोचीन जो है सो यह आपका केरल राज्य में स्थित बंदरगाह है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो ओडिशा के जौगढ़ में जो है सो आपका कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है इसके बारे में बता रहा है। तो अशोक का शिला अभिलेख स्थल। ठीक है, अशोक का जो शिला अभिलेख स्थल है वह आपका कहाँ पे है? तो ओडिशा के जौगढ़ में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रैक्टिस सेट है हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? मतलब प्रागैतिहासिक काल का जो पहला युग था उसे किस नाम से जानते थे? तो उसे जो है सो आपका पूरा पाषाण युग के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका कि मछली के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ग्रुप्स ऑफ फिश इसको क्या बोला जाता है? तो इसको स्कूल बोला जाता है। ठीक है, मछलियों को समूह को क्या बोला जाता है? तो उसे स्कूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? ठीक है, कितनी दूरी तय की थी? तो यह प्रश्न जो है सो आपका आज के शिफ्ट में मतलब 7 मार्च वाले जो है सो आपके शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में शायद पूछा गया था प्रश्न। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह बुक आपकी पहले पब्लिश हुई है 7 मार्च से, और इस तरह के प्रश्न जो कि पूछे जा रहे हैं इस बुक से ही आपको डायरेक्ट उठाए जा रहे हैं। ठीक है, सेम यही प्रश्न आपका पूछा गया था। तो यहाँ पे आप लोग को फोकस करने की ज़रूरत यह है कि बुक में को आप लोग पूरे अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, या आप खुद से पढ़े या फिर वीडियो सीरीज़ में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप सबों के सामने मैं रखूँगा और शानदार तरीके से रखूँगा। जिसका जो भी आपका रिलेटेड कुछ भी आपका नॉलेज होगा तो वो सभी आप सबों के साथ शेयर करूँगा। ये प्रश्न जो है सो आपका 7 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है और उससे बुक पहले पब्लिश हो चुके हैं। तो आप लोग सीधे तरीके से कह सकते हैं कि इसी बुक से आपके प्रश्न, स्टैटिक के प्रश्न तो मैं 100% बोल सकता हूँ वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड से ही पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका CBT 1 हो, CBT 2 हो, या फिर आपका आने वाला ग्रुप डी हो या SSCGD हो। मतलब कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं अगर स्टैटिक के, तो ये सारे बुक्स आपको आसानी से कवर कर लेंगे। खास करके वॉल्यूम 2 में तो ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो है सो ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी है। तो आते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में पूछा गया कि नमक सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने लगभग
लगभग कितनी दूरी जो है सो आपका तय किया था। तो यह जो है सो आपका 241 मील, ठीक है, कितना दूरी तय किया था, तो 241 मील दूरी तय किया था। शायद ऑप्शन में जो है सो आज के एग्जाम में जो है सो आपका 240 मील दिया था, तो वो आपका ऑप्शन से हो जाएगा, एक आध मील इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो 241 मील जो है सो कवर किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही अगर नमक सत्याग्रह के बारे में देखेंगे तो यह आपका जो है सो दांडी मार्च के रूप में भी जाना जाता है और 1930 में जो है सो यह प्रारंभ किया गया था, ठीक है, 1930 में यह हुआ था। और कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से लेके एक दांडी गांव था, वहाँ तक जो है सो 241 मील लंबी जो है सो 24 दिन में यात्रा तय की थी गांधी जी ने, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 241 मील। अगला है आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था। तो देखते हैं, देखिए जब यह प्रश्न मैंने देखा था तो काफ़ी आसान है यह प्रश्न को करना। यदि आपको थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया होगा ना, अगर बुलंद दरवाज़ा के बारे में अगर नहीं पता है कब स्थापित हुआ है, फिर भी आप लोग ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। देखिए 1534 की बात होगी तो 1534 आपका हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि बात हो रही कि अकबर के द्वारा बनवाया गया है। कौन सा दरवाज़ा, तो बुलंद दरवाज़ा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने जो सो आपका फतेहपुर सिकरी में, उत्तर प्रदेश में आपका फतेहपुर सिकरी, तो वहीं पे आपका बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। कब बनवाया था, तो 1534 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1534 का जो समय था वह आपका अकबर का शासनकाल का समय था ही नहीं, ठीक है। 1502 की बात करेंगे तो यह तो आपका मुगल साम्राज्य भी 1502 में नहीं आया था, ठीक है। 1526 की बात करेंगे तो 1526 आपके पानीपत का पहला युद्ध था और उस समय अकबर के दादा ही भारत में आए थे, ठीक है। तो एक 1601 वाला ही ऑप्शन बचता है और राइट आंसर भी आपका यही है। अगर अकबर के शासनकाल की बात करेंगे तो अकबर का जो शासनकाल था भारत में वह आपका 1556 से लेके, ठीक है, 1605 तक का जो कालखंड था यह आपके अकबर के शासनकाल थे, ठीक है। तो उसके इसी बीच में जो है सो आपका जजिया कर भी लाया गया था। उसके बाद जो है सो आपका हल्दी घाटी का युद्ध भी इसी बीच में हुआ था। तो इसको ज़रूर आप लोग देख के जाइएगा एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न कई जगह पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 5वां नंबर की खो खो का, ठीक है, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ है, ठीक है। तो खो खो का रन एंड टच जो खेल है यह किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ है, तो यह आपका शुरू हुआ था, देखेंगे तो महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर की निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो देखिए यूरोप की अगर सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो यूरोप का जो सबसे लंबा नदी हो जाएगा वह है आपका वोल्गा नदी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, वोल्गा रिवर, ठीक है। वोल्गा रिवर जो है आपकी यूरोप की सबसे लंबी रिवर है। साथ ही अगर एशिया की सबसे लंबी रिवर की बात करेंगे तो एशिया की जो सबसे लंबी रिवर हो जाएगी यांगत्सी, ठीक है। कौन सी रिवर हो जाएगी, यांगत्सी रिवर हो जाएगी एशिया की सबसे लंबी रिवर। दूसरा अगर अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका का जो सबसे लंबा रिवर हो जाएगा वह कौन सा है, वह है आपका नाइल रिवर, ठीक है। अफ्रीका की अगर सबसे लंबे रिवर की बात करेंगे तो वह आपका हो जाएगा नाइल रिवर। और अगर वहीं हम लोग साउथ अमेरिका में चलते हैं तो साउथ अमेरिका की सबसे लंबी रिवर हो जाएगी अमेजन नदी, जो कि साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, साथ ही विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। और अगर बात करेंगे आपका ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी मर्रे डार्लिंग, ठीक है, मर्रे डार्लिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 7वां नंबर की फ्लाइट ऑफ पिजन, ठीक है। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक की बात करेंगे तो इस पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड, ठीक है। बुक का क्या नाम है, तो फ्लाइट ऑफ पिजन, इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है, ठीक है। तो कौन सी जो है छूत की बीमारी है आपको इसके बारे में बताना है। तो स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक जो है आपकी छूत की बीमारी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका 9वां नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है यह आपका मनाया जाता है 11 दिसंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाते हैं। 14 नंबर को आपका बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और 2 अक्टूबर की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर को आपका गांधी जयंती है, ये सभी को पता होगा। अगला जो है सो आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि अंडे की जर्दी, ठीक है, अंडे की जर्दी या बीच में जो पीला भाग जिसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं, कौन सा 90% विटामिन होता है। मतलब जो अंडे का जो जर्दी है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है, बीच वाला जो पीला वाला पार्ट होता है, उसमें 90% कौन सा विटामिन होता है। तो उसमें जो है सो आपका विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 उसमें पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर है कि सीसॉ, ठीक है, सीसॉ भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो सीसॉ की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका बल का एक उदाहरण है, ठीक है, बल का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है फ्रांस यात्री, ठीक है, फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था। तो फ्रांसीसी यात्री जो फ्रांसवा बर्नियर थे यह भारत किस वर्ष आए थे, तो 1656 में, ठीक है, किस वर्ष, 1656 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका 13वां नंबर प्रश्न है कि जीवित जल सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ परिस्थिति की दृश्य है। तो यह जो है सो आपका किस राज्य में देखा जाता है, तो मेघालय में, ठीक है, किस राज्य में, मेघालय में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है 14वां नंबर की लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो लोकप्रिय कुणबी नृत्य जो है यह आपका संबंधित है किस राज्य से, तो गोवा से संबंधित है, ठीक है। और अभी गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत हो जाएंगे। कई बार 2 से 3 बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत हो जाएंगे। और गोवा के राज्यपाल की बात करेंगे तो जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार फिलहाल गोवा का भी दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो अगला प्रश्न है 15वां नंबर की कंथूरी उत्सव, ठीक है, कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए कंथूरी उत्सव जो होता है यह आपका भारतीय राज्य तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। क्या नाम होता है, तो कंथूरी उत्सव। अगला प्रश्न है आपका 16वां नंबर की उसैन बोल्ट का संबंध किस खेल से है। तो देखिए उसैन बोल्ट जो है सभी को पता है कि यह आपके किस खेल से संबंधित है, यह आपके धावक हैं, ठीक है, क्या है, तो धावक है, मतलब एथलेटिक्स के प्लेयर हैं। और किस देश से संबंधित है, तो यह आपके जमाइका के हैं, ठीक है, किस देश के हैं, तो जमाइका के हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका 17वां नंबर प्रश्न है कि कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन, ठीक है, अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो पुस्तक है यह आपका किसके द्वारा लिखा गया, तो ताराबाई शिंदे के द्वारा, ठीक है, ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 18वां नंबर की पंजाब के मार्शल डांस का रूप क्या है। तो पंजाब में जो मार्शल डांस होता है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसे जाना जाता है बागा के नाम से, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, तो बागा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला है आपका 19वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की, ठीक है, निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है। तो 12मासी नदी प्रणाली देखेंगे तो वह आपका हो जाएगा सिंधु नदी प्रणाली, ठीक है, सिंधु नदी प्रणाली जो है आपकी 12मासी नदी प्रणाली होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 20वां नंबर की सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष जो है इसे किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसे आपका सिंह, ठीक है, सिंह चतुर्मुख, एक मिनट, इसको जाना जाता है, एक मिनट आपको दिखा रहे हैं, ये जो डी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो सिंह चतुर्मुख होता है, ठीक है, चतुर्मुख लिखा हुआ है, चतुर्मुख होता है स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरह से जो है सो आपका यह वीडियो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं वीडियो सभी दोस्तों को काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4, 5 और 6 3 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। तो आशा करते हैं वीडियो सभी दोस्तों को काफ़ी पसंद आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया।